सुप्रभात प्यारे बच्चों, हमारी तरफ से आपका दिन शुभ हो। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं आपसे। उस टॉपिक का नाम है प्यारे बच्चों रीजनिंग। देखिए, रीजनिंग को हम लोग तर्क शक्ति परीक्षण भी कह के बुलाते हैं। तर्क शक्ति परीक्षण का क्या अर्थ होता है? अंग्रेजी में इसको जो रीजनिंग लिखा हुआ है देख रहे हैं आप लोग। जो भी घटनाएं घटती हैं हमारे जीवन में, प्रत्येक घटना के पीछे एक कारण होता है। हमें उस कारण की तलाश करनी होती है। आप अपने व्यक्तिगत जीवन में ढेर सारी घटनाओं से दो चार होते हैं और बाद में हम लोग सोचना प्रारंभ करते हैं कि ये घटना क्यों घटी। उसकी तह तक जाते हैं, उसका जो कारण है उसको हम लोग ढूंढते हैं। तो उस कारण की जब हम लोग तलाश कर लेते हैं तो हमको लगता है कि आगे से हम ऐसा ना करें ताकि ये घटना ना घटे, या हमारे फेवरेबल घटना है अगर, तो हम चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें ताकि हमारे फेवर में कोई घटना घटे। रीजनिंग हम पढ़ते क्यों हैं? देखिए, हम सभी लोगों को अपनी आजीविका के लिए नौकरी की ज़रूरत है और नौकरी पाने के लिए हमको परीक्षा पास करनी पड़ती है। तो जो भी परीक्षाएं हमको देनी है प्यारे बच्चों, उसमें जैसे आपके पास इस समय बड़ी लोकप्रिय परीक्षा है रेलवे, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की कुछ परीक्षाएं हैं, कुछ यूपी SSSC की परीक्षाएं हैं, PCS का प्री है और भी ढेरों परीक्षाएं हैं, टेट है, सीटेट है। सभी जगह पे रीजनिंग के सवाल पूछे जा रहे हैं। बैंक की सारी परीक्षाएं हैं, वहाँ भी रीजनिंग पूछी जा रही है। तो रीजनिंग बड़ा आसान सब्जेक्ट है, उसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। मैं आपके साथ रीजनिंग पे आज परिचर्चा करूँगा विस्तार से, और धीरे धीरे आपको लगेगा कि रीजनिंग आसान सब्जेक्ट है। मेरी कोशिश ये होगी कि रीजनिंग में आपका जो इंटरेस्ट है उसको मैं डेवलप करूं। देखिए, सबसे पहले हम जब बात करते हैं रीजनिंग की तो मेरे मन में सवाल उठता है, आपके भी मन में सवाल आता होगा कि हम करें क्या। हमें पाठ्यक्रम जानना है। हमें क्या जानना है प्यारे बच्चों? रीजनिंग का पाठ्यक्रम। तो पाठ्यक्रम देख लिया जाए, क्या क्या पढ़ना है। तो एक बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पाठ्यक्रम हमेशा प्यारे बच्चों अनंत होता है। किसी भी विषय को पाठ्यक्रम में बांधा ही नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी हमें पढ़ाना है और आपको पढ़ना है, और परीक्षा लेने वाले जो संस्थाएं हैं उनको परीक्षा लेनी है। तो कहीं ना कहीं तो एक बाउंड्री होनी चाहिए कि हमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बीच में पढ़ाई करनी है, ताकि आपको भी आसानी हो, पढ़ाने वालों को भी आसानी हो, और परीक्षा लेने वाली जो संस्थाएं हैं उनको भी आसानी हो। तो चर्चा कर लेते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु हैं हमारे पास। देखिए, ये रीजनिंग के पाठ्यक्रम में जो पहला महत्वपूर्ण टॉपिक आप देख रहे हैं सामने स्क्रीन पे आपके है, अंग्रेजी वर्णमाला। अंग्रेजी वर्णमाला का क्या अर्थ है? प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। हिंदी की भी वर्णमाला है, अंग्रेजी की भी वर्णमाला है। जो आपके पास पर्शियन स्क्रिप्ट है उसकी भी वर्णमाला है। हमें पढ़ना है यहाँ पे अंग्रेजी वर्णमाला के बारे में। अंग्रेजी वर्णमाला में आप जानते हैं कि कुल 26 अक्षर होते हैं। उन अक्षरों की अपनी एक क्रम संख्या होती है सीधे क्रम में, और उनकी एक क्रम संख्या होती है विपरीत क्रम में। इन पे आधारित सवाल मिलेंगे। सवालों से हम आपको अभी परिचित कराएंगे। पहले हम पाठ्यक्रम पे चर्चा कर लें, अपने अगले लेक्चर में हम सवालों पे आपसे परिचर्चा करेंगे। दूसरा चैप्टर है प्यारे बच्चों श्रृंखला। श्रृंखला का क्या अर्थ है? श्रृंखला को हम लोग सीरीज भी कहते हैं। सीरीज हमें जो पढ़नी है रीजनिंग के तहत, वो दो प्रकार की सीरीज पढ़नी है। एक, अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं उन पर आधारित श्रृंखला पढ़नी है। दूसरा, जो हमारे पास 1 से लेकर के आगे तक की प्राकृतिक संख्याएं हैं, 1 2 3 4, उन प्राकृतिक संख्याओं पे आधारित श्रृंखला के बारे में सवाल आएंगे, उस पे स्टडी करनी है। श्रृंखला के सवालों की जो बात करें दोस्तों, तो इसका विस्तार बहुत है। श्रृंखला पे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं, ठीक है। और बड़े गौर से देखिएगा, श्रृंखला के बाद जो अगला टॉपिक आपका है वो है सादृश्यता। सादृश्यता हम अपने जीवन में देखते हैं। सादृश्यता का मतलब होता है समानता। कोई घटना किस दूसरी घटना के सादृश्य है, या कोई शब्द किस दूसरे शब्द के सादृश्य है, कोई अक्षर किस दूसरे अक्षर के सादृश्य है, कोई गिनती किस दूसरे गिनती के सादृश्य है।
इस पे आधारित जो सवाल होते हैं उसको हम लोग सादृश्यता के अंतर्गत देखेंगे। अगला जो टॉपिक है हमारा वो है वर्गीकरण। वर्गीकरण को हम लोग क्लासिफिकेशन भी कहते हैं प्यारे बच्चों। इसमें क्या होगा कि 5 कोई भी एलिमेंट आपको दिए जाते हैं और या 4 एलिमेंट दिए जाते हैं। कहा जाता है कि उन चारों या पांचों में कोई एक ऐसा है जो बाकी 3 से या बाकी 4 से अलग है, वही आपका सही उत्तर होता है। इसको कहते हैं वर्गीकरण। ठीक है। इसके बाद अगला जो टॉपिक है हमारा वो है संकेतबद्धता। संकेतबद्धता किसको कहते हैं? इसका अंग्रेजी में नाम अगर हम ले लें तो आपको बड़ा आसानी हो जाएगी समझने में। संकेतबद्धता को प्यारे बच्चों आप लोग कहते हैं कोडिंग और डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग का मतलब प्राचीन काल से चला आ रहा है। जो लोग अपने जासूस भेजते थे दूसरे देशों में, वो अपनी बात को कोड के माध्यम से या संकेतों के माध्यम से अपने मूल देश को भेजा करते थे। तो जब आप किसी सांकेतिक भाषा में अपनी बात को कहते हैं तो उसको कहते हैं संकेतबद्धता, और जिसको आपने अपनी बात कही है वो आपकी बात को समझ ले, इसको कहते हैं डिकोडिंग। ठीक है, या हिंदी में उसका नाम क्या होगा? विसंकेतबद्धता। इस पर भी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आगे है प्यारे बच्चों शब्दों का तार्किक क्रम। शब्दों का तार्किक क्रम बड़ा ही आसान सा और छोटा सा टॉपिक है। कुछ शब्द दिए जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो पहले विज्ञापन निकलता है, विज्ञापन देख करके आप आवेदन करते हैं, आवेदन करने के बाद आपकी लिखित परीक्षा होती है, उसको पास करने के बाद आपकी मौखिक परीक्षा होती है, उसके बाद आपका परिणाम आता है, परिणाम आने के बाद आप नौकरी में जाते हैं। तो ये क्या है? एक तार्किक क्रम है, एक तार्किक क्रम है। या अगर आपको एक सवाल दे दिया जाए जैसे घास है, गाय है, दूध है, दही है, तो इसका तार्किक क्रम क्या होगा प्यारे बच्चों? घास को गाय खाएगी, गाय फिर दूध देगी, दूध से दही बनेगा। ये क्या है? तार्किक क्रम होता है। इस पे आसान आसान सवाल आते हैं। अगला आपके पास जो टॉपिक है प्यारे बच्चों वो है क्रम व्यवस्थीकरण। क्रम व्यवस्थीकरण किसको कहते हैं हम लोग प्यारे बच्चों? क्रम व्यवस्थीकरण का अर्थ होता है जब हम बैठे हों कहीं पे तो हमारे बैठने का क्रम क्या होता है, या हमारे पास कुछ संख्याएं दी होती हैं, उन संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करना है, या कुछ शब्द दिए होते हैं, उन शब्दों को हमें डिक्शनरी के आधार पर व्यवस्थित करना होता है। इसके सवालों को हम लोग क्रम व्यवस्थीकरण के चैप्टर के तहत पढ़ेंगे प्यारे बच्चों। आगे देखिए, अगला टॉपिक है हमारे पास बैठक व्यवस्थीकरण। बैठक व्यवस्थीकरण में क्या है? एक चौकोर मेज है, चौकोर मेज है तो 4 सिरे होंगे, उसके 4 दोस्त बैठ गए चारों तरफ से, तो उनके बैठने के क्रम के आधार पर कुछ सवाल बनते हैं। मान लीजिए वह मेज पंचभुजाकार हो सकती है, षटभुजाकार हो सकती है, अष्टभुजाकार हो सकती है, या वृत्ताकार भी हो सकती है, जैसा कि हम लोग गोल मेज कहते हैं। इतिहास में आप लोग गोल मेज सम्मेलन पढ़ चुके होंगे। तो सबसे कठिन सवाल इसमें वही बनता है जहां मेज हमारी गोल हो जाए, उस पर बहुत सारे लोग बैठते हैं एक दूसरे की ओर मुंह करके, और उनके बैठने के आधार पर सवाल बनते हैं कि कौन व्यक्ति किसके बगल में बैठा हुआ है, ये बताना होता है। अगला हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों दिशा और दूरी। दिशा को और दूरी को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहेंगे? डायरेक्शन और डिस्टेंस। देखिए, दिशा और दूरी जो टॉपिक है प्यारे बच्चों, इसको हल करने के लिए थोड़ा सा आपको गणित का प्रारंभिक ज्ञान होना ज़रूरी है। ये जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होंगे दिशा और दूरी, तो आपको पहले बेसिक मैथमेटिक्स की कुछ बातें हैं वो हम बता ले जाएंगे आपको, जैसे कि मिस्टर बौधायन और पाइथागोरस का थ्योरम है, उसके बारे में बता देंगे आपको। वर्गमूल निकालना, वर्ग लेना, ये सारी चीज़ें जब बता देंगे तब आपको दिशा और दूरी पढ़ने में ज़्यादा आसानी होगी। अगला जो टॉपिक है हमारा प्यारे बच्चों वो है रक्त संबंध। हम सभी लोग किसी न किसी से जुड़े होते हैं, माँ से, पिता से, भाई से, बहन से, पत्नी से, बच्चों से, दादा से, दादी से, पोते पोतियों से। तो उनके संबंधों पर आधारित जो प्रश्न हमारे सामने आते हैं उनको हम लोग रक्त संबंध इस टॉपिक के तहत डिस्कस करेंगे प्यारे बच्चों। अगला हमारा टॉपिक है प्रतिबिंब। देखिए, बच्चा जब छोटा सा होता है तभी से उसको एक उत्सुकता होती है कि दर्पण में अपना चेहरा देखता है और मुस्कुराता है। तो आप लोग भी कभी ना कभी दर्पण जरूर देखते होंगे, दर्पण में अपना चेहरा देख करके मुस्कुराते होंगे। तो प्रतिबिंब पे सवाल जो बनते हैं प्यारे बच्चों,
वो दो प्रकार के बनेंगे, एक दर्पण प्रतिबिंब, दूसरा होता है जल प्रतिबिंब या वाटर इमेज। पानी में भी हम लोग अपना चेहरा देख लेते हैं, प्रारंभ में तो मनुष्य ने पानी में ही अपना प्रतिबिंब देखा होगा। इसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास घन और घनाभ। घन क्या होता है प्यारे बच्चों, आप लोग लूडो खेलते हैं, लूडो में जो पासा आप लोग इस्तेमाल करते हैं वो घन के आकार का होता है। घन पे ढेर सारे सवाल बनते हैं, घनाभ पे भी सवाल बनते हैं, बड़ा ही आसान सा टॉपिक है ये। इसके बाद अगला टॉपिक है आपके पास पासा और प्रिज्म। आप लोग महाभारत की कहानी टीवी पे देख चुके होंगे। महाभारत में एक हमारे युधिष्ठिर और शकुनी दो पात्र होते हैं। ये लोग बहुत बड़े जुआरी कहे जाते हैं प्यारे बच्चों, जुआ खेलने का इनको बड़ा शौक था। तो आपने देखा होगा कि मामा शकुनी और धर्मराज युधिष्ठिर अपने जुए के खेल में पासे का इस्तेमाल करते हैं। वो पासा आप लोगों ने देखा जरूर होगा टीवी पे। अपने दैनिक जीवन में भी आप लूडो के खेल में पासा का इस्तेमाल करते हैं, तो पासा पे सवाल बहुत बनते हैं। पासा से ही मिलती जुलती एक आकृति होती है प्यारे बच्चों, प्रिज्म। तो पासा और प्रिज्म इन दोनों पे आधारित जो प्रश्न हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे अपने इस टॉपिक में। अगला टॉपिक पे बात कर लेते हैं। अगली टॉपिक है हमारे लिए घड़ी। घड़ी का इस्तेमाल हम लोग खूब करते हैं प्यारे बच्चों। घड़ियाँ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। जैसे कुछ घड़ियों के नाम बताएंगे आप लोग, सूर्य घड़ी है, जल घड़ी है, रेत घड़ी है, और आजकल हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यांत्रिक घड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों का, डिजिटल घड़ियों का इस्तेमाल करने लगे हैं अब तो हम लोग। इस पे जो सवाल बनते हैं प्यारे बच्चों उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगला टॉपिक है हमारा कैलेंडर। कैलेंडर का प्रयोग हम लोग प्राचीन काल से करते चले आ रहे हैं, आज भी हम लोग कैलेंडर का प्रयोग करते हैं और कैलेंडर पे सवाल बनते हैं। और करीब करीब सभी परीक्षाओं में, आपके लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं हैं वहाँ भी कैलेंडर पे एक सवाल जरूर रहता है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षाएं होती हैं, वहाँ भी कैलेंडर पे सवाल रहता है प्यारे बच्चों। रेलवे का पेपर आप उठा के देख लीजिए, कैलेंडर पे वहाँ भी सवाल मिलेगा आपको। बैंक का पेपर देख लीजिए, कैलेंडर के सवाल वहाँ भी मिलेंगे। टेट और सीटेट की परीक्षाओं में देख लीजिए, रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें उठा के देखेंगे तो कैलेंडर पे एक सवाल रहता है। और अगर गंभीरता से आप इस चैप्टर को समझ लें तो कैलेंडर के सवाल आसान होते हैं, आप कर सकते हैं आसानी से। अगला हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों न्याय। देखिए, न्याय कुछ वाक्य दिए रहते हैं, उनको पढ़ने के बाद आपको न्याय करके बताना होता है, फैसला देना होता है, जजमेंट देना होता है। इसके सवाल पे चर्चा करेंगे हम लोग अपने टॉपिक में। अगला कथन है हमारा कथन निष्कर्ष। जब कोई दो कथन दिए होते हैं या कोई एक कथन दिया होता है तो उस कथन के आधार पे हमें निष्कर्ष निकालना होता है। निष्कर्ष हमारा जो होगा वो 4 उत्तरों में दिया रहेगा, 4 विकल्पों में दिया रहेगा, हमको सही विकल्प चुनना होता है। अगला हमारा टॉपिक है प्यारे बच्चों कथन और पूर्व धारणाएं। ये कथन दिया रहेगा और कथन के बाद 4 हमारे पास पूर्व धारणाएं दी होती हैं। तो जो पूर्व धारणाएं होती हैं प्यारे बच्चों, उनको देख करके हमको पता लगाना होता है कि कौन सी पूर्व धारणा हमारे मन में थी जिसके आधार पर हमको यह कथन प्राप्त होता है। अगला और बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है हमारा कथन और कारण। कथन और कारण के सवाल आपके लोक सेवा आयोग की करीब करीब सभी परीक्षाओं में आजकल बहुतायत से पूछे जाते हैं। आपके CSAT वाले पेपर में भी रहता है और GS का जो पेपर है वहाँ भी कथन और कारण के सवाल खूब आने लगे हैं। और देखिएगा आप, भूगोल में, इतिहास में, विज्ञान में, हर तरफ कथन और कारण के सवाल आपको मिलेंगे। तो कथन और कारण के चैप्टर को अगर आप मन लगा के पढ़ लेते हैं तो आपको ना केवल रीजनिंग में बल्कि आपके GS वाले पेपर में भी बहुत लाभ होने वाला है। अगला टॉपिक है हमारा दर्पण प्रतिबिंब। तो दर्पण पे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। दर्पण 2 प्रकार से हम लोग अपने जीवन में रख सकते हैं। एक दर्पण को हम लोग रखते हैं लंबवत और दूसरा हम लोग दर्पण को क्या रखते हैं, क्षैतिज। लंबवत का मतलब क्या होता है, जब आप वर्टिकल रखते हैं, जैसे कि ये हमारे पास बोर्ड है, ये क्या है, वर्टिकल है। तो दर्पण को भी हम आमतौर पे लंबवत ही रखते हैं। कभी कभी दर्पण को हम लोग फ्लैट या क्षैतिज या ज़मीन पे रख देते हैं, हॉरिजॉन्टल। तो उस पे सवाल कैसे बनते हैं इसको हम लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। ये हो गई प्यारे बच्चों पाठ्यक्रम की बातें, और उम्मीद करता हूँ कि आपने पाठ्यक्रम नोट कर लिया होगा। इसके बाद हमारी जो क्लास शुरू होगी उसमें सबसे पहला चैप्टर आपका आएगा अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण। उस पर हम लोग कल विस्तार से चर्चा करेंगे। अपनी बात को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।
तब तक के लिए प्यारे बच्चों हमको विदा करिए। नमस्कार।